एवरीवन, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। आप लोग जानते हैं फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बहुत दिन से डिमांड आ रही है, सर अगला वीडियो कब आ गया। तो आ गया आपका अगला वीडियो। अब एक के बाद एक वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। लॉकडाउन का टाइम है, आप समझिए, थोड़ी प्रॉब्लम है। बोर्ड अच्छा अवेलेबल नहीं है, मार्कर कैसे कैसे हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हमारे पास कैमरा उतना हाई क्वालिटी का नहीं है, बट स्टिल वी ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। लेक्चर 3 में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा ब्लर हो गया है, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बार हम लोग कुछ करें, जूम करके आपको दिखाएं सब कुछ। अब स्टार्टिंग में है, थोड़ी बहुत कमी होगी, उसको आप थोड़ा सा सेटल डाउन करो। हम भी कर रहे हैं कोशिश इम्प्रूव करने का। आई नो टू हमारे पास एप्पल टाइप का कैमरा नहीं है भाई, तो हम नहीं कर पा रहे हैं उतना अच्छा शूट भी होता है। जितने में है हो सकता है उतने में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें थोड़ी बहुत लॉकडाउन एकदम से हो जाएगा, हमने कोई प्रिपेयर नहीं करा था इसके लिए। एकदम से करना पड़ रहा है क्योंकि क्लासेस चल नहीं रही है, आप लोग की डिमांड्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। और यकीन मानिए वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपको बेस्ट मिलेगा। इसका कमिटमेंट मेरी तरफ से है, वो हमेशा मिलेगा आपको। क्वालिटी ऑफ टीचिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसका ध्यान हम लोग पूरे अच्छे से रखे हुए हैं। हम अच्छे से अच्छा चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे। अब जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जिसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है प्लीज़ मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप बना हुआ है, इवन आप कमेंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और बाकी फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, बस पढ़ाई कीजिए इस वक्त। और लास्ट टाइम हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, तो चार्ज में मैंने आपको बताया था कि बहुत कुछ समझाया था चार्ज के बारे में। और फिर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक चीज़ की, दो बॉडी को हम रब करते हैं तो एक में पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव होता है। तो अगर एक में पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरे में नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चंस बहुत बच्चों के आ रही थी मन में, सर हमको कैसे पता चलेगा किस सी बॉडी में पॉजिटिव होगा, कौन सी बॉडी में नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास है। साइंस है, साइंस में हर चीज का आंसर है, ऐसी बात थोड़ी है कि कोई भी चीज आपको बता देंगे उसका लॉजिक नहीं बताएंगे। हर चीज का लॉजिक बताया जाएगा आपको। तो इसका लॉजिक ये है कि फेराडे ने और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने मिलकर के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जो टॉप पर है उसमें हमेशा पॉजिटिव आता है और जो बॉटम है उसमें हमेशा नेगेटिव आता है। फॉर एग्जांपल ये 7-8 चीजों की सीरीज उन्होंने बनाई थी, तो जो ऊपर में आएगा उसमें पॉजिटिव आएगा, जो नीचे उसके होगा वो नेगेटिव होगा। इसको समझिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा था कि ग्लास रॉड और सिल्क को अगर मैं करूंगा तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव और सिल्क में नेगेटिव। और वही अगर मैं प्लास्टिक को सिल्क से रगड़ रहा था तो प्लास्टिक में नेगेटिव और ग्लास में सिल्क में पॉजिटिव। तो एक बार सिल्क नेगेटिव हो रहा है, एक बार सिल्क पॉजिटिव हो रहा है, कैसे हो रहा है तो उसको समझने के लिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज उसी के लिए बनाया गया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या बोलता है कि टू सब्सटेंस रब टुगेदर फॉर्म इन ए सीरीज will be positive and other will be negative। जो फॉर्मर होगा, जो ऊपर होगा सीरीज में वो पॉजिटिव आएगा और जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। इसमें 9 चीजें दे रखी हैं, आप देखिए ग्लास, फ्लनल, ऊल, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, रेजिन मींस प्लास्टिक एंड सल्फर। अब मान लीजिए कि आप ग्लास को रगड़ रहे हैं मेटल के साथ, तो पहले कौन है? ग्लास। फिर दूसरा कौन है? मेटल या सिल्क के साथ कर रहे हैं, तो सिल्क बाद में आ रहा है, ग्लास पहले आ रहा है। तो ग्लास में क्या आएगा? पॉजिटिव। सिल्क में क्या आएगा? नेगेटिव। उसी तरह अगर आप ऊल को मेटल के साथ कर रहे हैं तो ऊल में क्या आएगा? पॉजिटिव। मेटल में क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है। उसी के साथ रबड़ को अगर आप रगड़ रहे हैं किसके साथ? आप मेटल के साथ, तो रबड़ में क्या आएगा? नेगेटिव। और मेटल में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जो ऊपर आ रहा है, जो सीरीज में ऊपर आ गया उसमें पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे है उसमें नेगेटिव चार्ज। अब इसमें देखिए सबसे आप स्टार्टिंग में क्या है? ग्लास। और सबसे लास्ट में अगर मैं सल्फर को हटा दूं तो क्या है? प्लास्टिक। इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि ग्लास में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और सिल्क में कैसे, सॉरी प्लास्टिक में कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है। अब इसको हमने कैसे बनाया, इस सीरीज को कैसे बनाया गया, इसके लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप में से इन लोगों ने ये सीरीज को डिजाइन करा है। ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें बस यही है कि एक सीरीज बनाई गई है, इसमें जो आगे आएगा कोई भी दो चीजों को, फॉर एग्जांपल अगर ग्लास एंड फनल की बात करूं तो ग्लास में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। और अगर मैं ग्लास और ऊल की बात करूं तो बस ग्लास में पॉजिटिव और ऊल में नेगेटिव। ऊल और फनल की बात करूं तो ऊल में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। बट अगर ऊल और सिल्क की बात करूं तो सिल्क में नेगेटिव, ऊल में पॉजिटिव। तो जो आगे आ रहा है उसमें पॉजिटिव और जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव। कोई भी दो चीज को देख लीजिए, जो टॉप पे होगा उसमें पॉजिटिव
और जो नीचे होगा नेगेटिव, ये 10th में कहीं नहीं है इसके बारे में डिस्कशन, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू बिकॉज आगे आने वाला है हमारा कूलम्स एंड कूलम्स लॉ। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो आपको पता तो होना चाहिए हर चीज, कोई भी चीज हमको रट के बाहर नहीं निकलने वाले, स्किप नहीं करने वाले हैं। ये आया कैसे, इसके ऊपर हल्का सा इंट्रोडक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होता है, इसको राइट डाउन करके ये सीरीज 9 के 9 तक आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी मदद से कैसे पता चला इस सीरीज के बारे में। स्टार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोस्कोप। मैंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज लिखाई थी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे काम करती है, वो काम करती है इलेक्ट्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रोस्कोप अपनी क्लास 8 तक पढ़ा होगा, हल्का फुल्का आपको पूरा पता है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं होता है, एक ऊपर एक मेटल होता है और मेटल कनेक्टेड होता है एक गोल्ड फॉइल से, और ये प्रॉपर्टी बात कर पूरा बेस होती है इन कंडक्शन पे, कंडक्शन के थ्रू इसमें काम चलता है। अब ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद ये चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, उस पे इस प्रिंसिपल पे काम करता है। बिकॉज ये चीज डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसको हम एक वैक्यूम ग्लास में डाल देते हैं ताकि एयर वगैरह का इस पे कोई असर ना हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया एक कॉम्ब है चार्ज, या ये कोई ले लीजिए मैंने ग्लास रॉड ले लिया, ये ग्लास रॉड है चार्ज। उस ग्लास रॉड को जैसे मैं इस मेटल पे टच करूंगा, तो अगर ऐसा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज फटाफट क्या होगा, यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब हमको पता है टू सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये फटाफट क्या होगा, ये इससे दूर भागेगा और ये भी इससे दूर भागेगा। जैसे ये दोनों गोल्ड फॉइल दूर जाएंगे, हमको पता चल जाएगा क्या है, ये चार्ज है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ग्लास रॉड लेकर आए, उसको हमने टच किया, अगर उसमें और चार्ज होगा तो ये और दूर जाएगा। ठीक है, फिर हम एक प्लास्टिक लेके आए, प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज है, उसको हमने टच किया तो वापस वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, वापस गोल्ड फॉइल पे आ जाएंगे, अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरह से अलग अलग चीजों को टच कर करके अलग अलग चीजों का हमने चार्ज निकाला और उसकी एक सीरीज बना दी, जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में मिली है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है आपको पता चल गया है। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमको पता लगाता है कि चार्ज बॉडी है कि नहीं है। ये किस प्रिंसिपल काम करता है, देखिए इलेक्ट्रोस्कोप हेल्प टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टू नो दो बार लिख दिया है, टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पे द कर दीजिएगा, टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन ऑफ चार्ज, और ये रिपल्शन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी पे काम करता है। तो इसका डायग्राम बना लीजिए, ये है आपका मेटल, ये है ग्लास जिसके अंदर वैक्यूम ग्लास है, ये आपका मेटल स्ट्रिप है, ये गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल क्यों लिया है, बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, और ये भी कंडक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो इसको 2 मिनट के लिए आप पॉज कीजिए और पॉज करके इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा इसमें और पढ़ना नहीं है हमें। स्टार्ट। देखिए अब हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्कोप, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर मैंने बोला कि कोई भी दो बॉडी को हम रब करते हैं, तो रब करने पे एक पे पॉजिटिव आता है और एक पे नेगेटिव आता है। अब ये क्यों आता है एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, इसका साइंटिफिक एविडेंस हमको जानना जरूरी है। तो उस साइंटिफिक एविडेंस को जानने के लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, और छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, इधर भी एक सोडियम है, तो आप सोडियम के दो मेटल एलिमेंट के आप जानते हैं सोडियम एलिमेंट के बारे में। अब आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा 9th क्लास में। एटॉमिक मॉडल में आपको पता है कि सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर होते हैं। अब 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब उतना ही उसके पास प्रोटॉन है, उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन ऑब्वियसली कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स में। तो यहाँ पे देखिए 11 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में है और 11 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा आपने पढ़ा था क्लास 9 में KLM। ठीक है, वो किस रूल से आता है, आपको 2n² वाला रूल आपको पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, नहीं तो मेरा भी वीडियो आएगा, वो आप देख लीजिएगा। रोहन सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और मेरा भी केमिस्ट्री का वीडियो में भी हो सकता है आ जाए, आपको कोई बड़ा इशू नहीं है, इसे समझा दूंगा मैं मॉडल को। तो अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ऑर्बिटल्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं इनसाइड। अब ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है। अब देखिए सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। 11 + 11 - 11, वैल्यू कितनी हुई, 0। इसमें भी देखिए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला दिया, वैल्यू आ गई 0। अब देखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप है, आपको गैप नजर आ रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, गैप है। तो जब हम कोई भी दो चीज को रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में मैश हो जाते हैं, उलझ जाते हैं एक दूसरे में, क्योंकि उनको आप सर्टेन गैप्स नजर आ रहा है। अब कोई भी चीज को आप लेके रगड़ रहे हो तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे। और नाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स। अब फोर्स लगाओगे
तो जो वीक होगा वो टूटेगा, जो स्ट्रांग होगा वो रह जाएगा। मतलब किसी भी चीज में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी आगे का मूव होगी, कमजोर चीज टूटेगी, स्ट्रांग चीज होगी वो आगे बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए राइट हैंड डोमिनेट है, तो राइट वाला हमने सोडियम को डोमिनेट माना, इसको थोड़ा सा वीक माना, तो इसने इसको रब किया, तो इसने इस वाले सोडियम ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए क्योंकि मैश हो गया था। अब रब किया, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन को निकाला है, प्रोटॉन तो कहां पर है, न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन तो वैसा वैसा रहेगा, निकल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है, इसके बारे में हम आएंगे। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 9। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -9। ठीक है, अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 13। पहले 11 थे, 2 और मिल गए इसको 13। अब इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, +2, और इस पे नेट चार्ज कितना आ गया, -2। मतलब इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि अगर कोई दो बॉडी को हम रब करते हैं तो स्टार्टिंग में कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या उसमें नेगेटिव चार्ज है। लेकिन रब करने के बाद जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, 2 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दिए थे, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। मींस अगर कोई भी दो बॉडी को आप रब कर रहे हो, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी या इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं लूज करता है। तो पहली बात कि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में बहुत हाई पावर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको पता है। दूसरा, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837, 1837, लगभग 1840 गुना, 1814 टाइम्स, 1840 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन्स के। तो किसी भी चीज को हटाना किसको आसान है, जिसका मास कम होगा, हमने 9th में इनर्शिया पढ़ा है, जिसका मास कम है उसको मूव करना आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास 184 टाइम्स कम है प्रोटॉन से, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक एक पॉइंट लिखवा लेता हूं। हमने क्या समझा है, हमने बेसिकली एक सोडियम लिया है। सोडियम स्टार्टिंग में क्या था, सोडियम एटम एकदम न्यूट्रल था, ये भी सोडियम न्यूट्रल था। इसका मैंने एटॉमिक थ्योरी से आपका इसका डायग्राम बना दिया है एटॉमिक मॉडल से। दोनों के पास सेम प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन थे, सेम प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने रब किया तो इलेक्ट्रॉन आपस में मैश हो गए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। प्रोटॉन स्टिल अभी 11 के 11 ही है, इसके पास भी 11 के 11 प्रोटॉन थे, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमने सीखा इससे कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपने क्या किया होगा, फॉर एग्जांपल जब आप कंघी को बाल में रब कर रहे थे तो कंघी ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा या इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ऑब्वियसली कॉम्ब एक प्लास्टिक है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, क्योंकि हमने सीरीज में देखा है प्लास्टिक नीचे आता है। तो कॉम्ब ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो उसने क्या होगा, बाल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए होंगे। निकालने की वजह से क्या हो गया, उस पे कॉम्ब के पास कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और बाल में कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तभी तो आपके बाल कॉम्ब करने के बाद एकदम से खिलने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें चार्ज हो जाता है काफी। एकदम सुबह उठो तो आपके बाल कैसे रहते हैं, एकदम ड्राई चार्जलेस। फिर आप उसे कॉम्ब करते हो, देन इट्स बिकम चार्ज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चार्ज हो जाता है। तो कॉम्ब के पास कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब उसको आप लेके गए पेपर के पास, तो पेपर में तो कोई चार्ज था नहीं, तो पेपर न्यूट्रल होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स। तो जब उस कॉम्ब को आप लेके जाओगे पेपर के पास, फॉर एग्जांपल ये है आपका कॉम्ब, मान लीजिए ये आपका कॉम्ब हो गया, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इस पे बेसिकली दिस इज योर कॉम्ब, और इस पे हमने दे दिया नेगेटिव चार्ज। ये हो गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। अब इसको आप लेके गए कहाँ पे भाई, पेपर के टुकड़ों के पास, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े पास। और पेपर के टुकड़े चार्ज थे क्या, नहीं चार्ज थे ना। तो चार्ज नहीं होते तो क्या था, जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है। तो मान लीजिए छोटा है, तो मैं दिखाने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ताकि ये न्यूट्रल रहे। अगर मैं 2 पॉजिटिव लाता तो 2 नेगेटिव लगाना पड़ता। मैं दिखाने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रल बना दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बट इस पॉजिटिव को क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा, इसलिए पेपर हल्का सा पहले से उठता है फिर जाके चिपकता है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज ऑफ अट्रैक्शन। और अपोजिट चार्ज ऑफ अट्रैक्शन क्यों हुआ, कैसे पता चला हमें? इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पता चला कि अगर कोई दो बॉडी को हम रब करेंगे तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो हमने जब कंघी को बाल में रब किया हुआ तो कंघी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, और पेपर एज इट इज न्यूट्रल है, तो पेपर के पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को तो दूर करेगा लेकिन इस पॉजिटिव को पास खींच लेगा, इसलिए पेपर जाके कंघी में जाकर चिपक जाता है। ये रीजन था कि कोई भी चीज क्यों अट्रैक्ट कर रही है। तो साइंस में हम बिना लॉजिक जाने रटेंगे नहीं कि हम रब करते हैं और जाके कोई भी चीज चिपक जाती है। क्यों चिपकती है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसके बारे में काम करा है किसने? फ्रैंकलिन ने, फैराडे ने और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इस चीज को पहले आप डायग्राम के साथ उतार लीजिए, फिर इसका एक एक पॉइंट में लिखा देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर यही नहीं समझोगे, चार्ज को अच्छे से नहीं समझोगे तो भाई करंट समझ में नहीं आएगा, और करंट समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी मैग्नेटिज्म में। तो स्टार्टिंग में मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक एक चीज बेसिक चीज बताना है, ताकि जब मैं करंट में जाऊं, जब एकदम से आपको पोटेंशियल बताऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताऊं, तो आपके दिमाग में सारा पिक्चर रहे कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो मुझे समझाने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सिलेबस कराना होगा तो मुझे बोल दो 5 लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट पढ़ाने के लिए टाइम लगता है, इट नीड सम वर्क, मेहनत करनी पड़ती है, टीचर को भी स्टूडेंट्स को भी। तो ठीक है, तो पहले आप एक काम कीजिए, इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन +11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -11 आफ्टर रबिंग। यहां पर आया है प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें से दो इसमें से चले गए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए हैं, तो आप दिखा दीजिएगा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए हैं। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर रबिंग इट्स बिकम 9 -9, तो +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो -13 एंड इट्स बिकम -2। कैलकुलेट करने के बाद पहले नेट चार्ज 0 था, इसमें भी 0 था क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल थे। आफ्टर रबिंग इसमें प्रोटॉन दोनों में सेम है, बट इलेक्ट्रॉन इसमें से 2 कम हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसपे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे मैं इसके पॉइंट्स लिखाता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैंने आपको समझा दिया पूरा। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो निष्कर्ष निकला, हमने जो रिजल्ट निकाला उसको मैंने लिख दिया है। पहला चीज देखिए, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या था? प्रोटॉन था, तो न्यूक्लियस कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, कॉमा इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, दे आर इक्वल इन नंबर, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने क्या थे? नेगेटिव चार्ज थे। सो नेट चार्ज एटम में क्या होता है? 0। नेट चार्ज क्या होता है? 0। लेकिन जब हम रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो द बॉडी विच एक्सेस इलेक्ट्रॉन, रब करेगा जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, वो कैसा हो जाएगा? इट बिकम नेगेटिव चार्ज। The body with excess electron become negative charge and the body which lose electron, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, become positive charge। तो ये सारे पॉइंट्स को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट नोट है, फिर हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है, देन वी डिफाइन व्हाट इज 1 कूलम, क्योंकि विदाउट कूलम्स लॉ आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इज 1 कूलम। ठीक है, तो टेक ए पॉज। अब देखिए नोट नंबर 1 पे देखिए, whenever there is a need to move a charge, जब भी हमको कोई चार्ज को मूव कराना होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव, हमेशा कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज 1837, ये है नियर अबाउट का साइन, नियर अबाउट सीधा नहीं रहता, ऐसे लग के नियर अबाउट 1840 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन 1837 या लगभग 1840 गुना हल्का है किससे? प्रोटॉन से। तो हमेशा एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेता है या कहीं भी जाओ आप अच्छे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि जब हम कोई भी दो बॉडी को रब करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करता है? तो बच्चे बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन क्योंकि आउटर शेल में होता है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में बहुत हायर पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए। तो ये रीजन तो है, वो बच्चे वाले रीजन है, लेकिन बेस्ट रीजन क्या है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन का वेट 1840 गुना कम है किससे? प्रोटॉन से। तो कोई भी हल्की चीज पहले मूव करेगी ना, जो फोर्स आप लगा रहे हो, इसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, जो हम न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह में न्यूक्लियर फ्यूजन में करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस को फोर्स में घुमाने के लिए। ठीक है, तो वो रबिंग वगैरह में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं। दूसरा, क्लाउड्स में जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी चीज बोला, दो चीज को हम रब करेंगे तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर मैं कोई चीज को बहुत रब करूंगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई चीज को मैंने रब किया तो उसमें चार्ज हो गया,
रब करते क्या मतलब लगभग उसको मैं हाफ एन आवर से रब कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज हो गया होगा। और फिर मैंने कहा आपको उसको टच करने के लिए, तो जैसे ही आपने उसको टच किया कोई झटका लगा, क्योंकि एकदम से बहुत सारा चार्ज आपकी बॉडी में गया और आपको एक शॉक लगा। ये शॉक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो अगर मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल अब समझिए एक्टिविटी होता क्या है। मैंने एक ब्लेड लिया, पंखे की ब्लेड लिया, उसको कनेक्ट कर दिया एक मेटल से कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये पंखे की ब्लेड है, इसको मैंने एक मेटल से कनेक्ट कर दिया और उस मेटल के आगे एक बहुत बहुत कंपास की नोक जैसा एक शार्प कर दिया यहाँ पे। इस मेटल को मैंने स्टार्ट कर दिया मूव करना, ठीक है, फैन को यहाँ से स्टार्ट कर दिया मूव कराना, और उसको कंटिन्यूसली मैं सिल्क से रब कर रहा हूँ। फैन मूव कर रहा है रोटर से और वो कंटिन्यूसली किसको रब कर रहा है, सिल्क से, मतलब फैन में चार्ज आ रहा होगा, ये चार्ज इस मेटल के थ्रू यहाँ तक पहुंच रहा होगा, मतलब ये शार्प नोक एकदम चार्ज हो चुकी है, कंटिन्यूसली हो रहा है, ये कम से कम आधे घंटे से पंखा चलता जा रहा है, मतलब बहुत खतरनाक वाला चार्ज हो चुका है, बहुत चार्ज हो चुका है। इस पिन पॉइंट के पास जैसे ही मैं एक न्यूट्रल चीज लेके आऊंगा तो देखूंगा इलेक्ट्रिसिटी चट यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई। जैसे इलेक्ट्रिक बिना टच किए यहाँ से वहां पे, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन, जो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो मैंने टच भी नहीं किया था, जस्ट पॉइंट के पास लेके आया था, क्योंकि ये बहुत हैवी चार्ज था, इसने फटाक से क्या कर दिया, इसके वहां पे अपना चार्ज डिस्प्लेस कर दिया और वो आपको इलेक्ट्रिक शार्प लाइन की तरह आपको नजर आता है। जैसे दो वायर को जो हम लोग टच करते हैं आपस में हल्का सा, तो देखते हैं तो स्पार्क निकलता है, वही होता है। तो जब क्लाउड्स में भी जब क्या होता है, रबिंग होता है, तो क्या होता है, एकदम से इसी टाइप का डिस्चार्जिंग होता है। जब भी कोई भी डिस्चार्ज होगा, चार्ज में पता नहीं चलता है, लेकिन जब भी डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, लाइट निकलेगी, तो साउंड निकलेगा। तो जब वो इलेक्ट्रिक क्लाउड्स रब ईच अदर होता है, रब के वजह से क्या हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो क्या क्रिएट होता है, शाइनिंग लाइन। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक क्लाउड्स में कहां से वो लाइट आया, तो बिकॉज रबिंग के कारण क्या क्रिएट होगा, चार्ज, और जब वो डिस्चार्ज होंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, शाइनिंग लाइन। क्योंकि जब भी कोई भी चीज डिस्चार्ज होती है तभी हमें लाइट और साउंड के फॉर्म में नजर आती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लोथ पहन के बाहर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली एयर के साथ रब हो रहा है, हमारी बॉडी के साथ रब हो रहा है, तो चार्ज है। लेकिन जब हम क्लोथ को उतारते हैं, उलन क्लोथ को, तो उसमें एकदम से स्पार्क नजर आता है, चिट चिट, आपको ठंडी में नजर आया होगा। तो क्यों, वो डिस्चार्ज हो रहा था, तब उसमें पे साउंड या हमें वो स्पार्क नजर आता है। सर क्लाउड्स में भी जब डिस्चार्ज होता है तो आपको थंडर या स्पार्किंग सुनाई देती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाने वाले हैं कूलम्स लॉ। तो राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट्स, नोट्स एक एक चीज बना कर रखिएगा, काम आएगा। ऐसा कोई बोल रहा है कि भैया ये 10th में नहीं है, हमको नहीं पढ़ना ये वो, तो उसके दिमाग खराब, उसके चक्कर में मत आइए। क्योंकि जब मैं व्हाट इज 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा, तो ये सब चीज ही आपको काम आएगी। क्योंकि ये चीज फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स में हमको सब कुछ दिखता है, फोर्स लगता है वो दिख रहा है, कोई बॉडी मूव करती हुई दिख रही है, पुल और पुश नजर आ रहा है, एक्सीलरेशन समझ में आ रहा है, यही चार्ज है। ये विजुअलाइज नहीं होता है, इसको इमेजिनेशन करना पड़ता है। तो इमेजिनेशन के लिए मैं आपको जब तक इतने सारी चीज बताऊंगा नहीं, तो आप समझ कैसे पाओगे, आपके दिमाग में वो सब चीज आएगा कैसे। तो वो सब कुछ आने के लिए मुझे सब समझाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज बिना आए अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, क्योंकि हमको रटना नहीं है, समझना है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रटेंगे तो कभी भी आपको जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगा, हमेशा बस ऐसे ही रटे हुए रहोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज होगा, आप बस देख के बेंच वेंच टेबल लॉग इन के आ जाओगे। 12th में भी बच्चों के साथ बोर्ड में यही हो रहा है। 12th के बोर्ड फिजिक्स के पेपर में 99% बच्चे वही परेशान हैं जो रट्टा मार के गए हुए थे, बस बड़े बड़े नोट्स उठा लिए कहीं से इंस्टीट्यूट से, उसका छाप लिया, हमारे पास नोट्स मिल गए। नोट्स किसी काम के नहीं होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है उसके बाद ही नोट्स काम आएगी, ठीक है। तो किसी भी सर का नोट्स मिल जाने से नोट्स कोई काम का नहीं होता है। नोट्स बनाना खुद से वो बहुत अंतर, आपके हाथ के हैंडमेड नोट्स कैसे बनेंगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी सबको, आप खुद से आप अपना नोट्स बनाओगे और वही लाइफ टाइम काम आती है, ठीक है। तो पहले इस चीज को नोट डाउन कीजिए, इसमें जो भी आपने नोट किया है उस चीज को मैंने समझाया है, समझा है, तब आपने नोट किया है, ठीक है। ये कोई भी ऐसा नहीं कि मैं बस लिखाता जा रहा हूँ, ये हर चीज, चाहे ये वाली बात हो चाहे ये वाली बात हो, उसको मैंने विजुअलाइज कराया है, विजुअलाइज कराने के बाद लिखा है, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन, फिर हम आते हैं कूलम्स लॉ पे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद आज का वीडियो हम यहीं तक रोक रहे हैं, बिकॉज कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जस्ट मैं अभी हाफ एन आवर के बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ शूट करके मैं डालने वाला हूँ, वही इस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में डालूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ेंगे बिकॉज हमारे कोर्स में है व्हाट इज 1 कूलम। फिर हम पढ़ने वाला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्योंकि उस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चार्ज इन 1 कूलम, वो जब तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, तो ये 2 टॉपिक मैं समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपका एक एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। एस चांद
एनसीईआरटी प्लस एचसी वर्मा, ये 3 बुक के अच्छे अच्छे जितने क्वेश्चन है वो लाइव मैं क्लास में एक एक क्वेश्चन लिखाऊंगा और आपको कराऊंगा। तो कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, किसी वीडियो का चक्कर मत पड़िए, ये वो सब कुछ आपको यहीं बैठे बैठे मिलेगा। बस आप मेरे नोट्स बनाइए, एक एक क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, जो आपके एस चांद में दिया गया है, एचसी वर्मा में आपकी अच्छी बुक है, एचसी वर्मा हमेशा बोलता हूँ फॉलो कीजिए। 9th क्लास वाले एचसी वर्मा बनाइए, 10th वाले एचसी वर्मा न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत स्ट्रांग हो जाता है उससे, एचसी वर्मा क्वेश्चंस, और प्लस एनसीईआरटी, वो तो हमारी भगवत गीता, एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी की बुक पढ़िए ना पढ़िए, क्वेश्चंस एक भी मत छोड़िए, चाहे एग्जाम्पल से क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। एनसीईआरटी क्वेश्चन मीन्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक है और एनसीईआरटी का इनको एग्जाम सीबीएसई का देना, सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब बुक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कूलम्स लॉ के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस